मेरा नाम वंदना मिश्रा है और आज के हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के चैप्टर 8 कंट्रोलिंग के बारे में। बेटा, अब तक हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड फाइनली अब हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग के बारे में। मतलब मैनेजमेंट का जो सबसे लास्ट फंक्शन है वो कंट्रोलिंग है। इसको समझने के लिए हम डेली लाइफ का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे बच्चों, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, एक ट्रिप पर जा रहे हैं, तो आपने एक पूरी प्लानिंग कर ली कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या खाएंगे, किस होटल में आप रुकेंगे आदि। लेकिन जब आप एक्चुअल में वहाँ घूमने जब आप गए, तब कई दिन आप एक्स्ट्रा या नियर के सराउंडिंग एरिया में भी घूमने चले गए। आपने सोचा था कि आप 3 स्टार होटल में रुकेंगे, लेकिन आप 5 स्टार होटल में रुक गए। फिर लास्ट में आपने प्लान लिस्ट को, जो कि आपने योजना बनाई थी फ्यूचर के लिए, जब आप घूमने जा रहे थे तब के लिए, उसको आपने कंपेयर किया एग्जैक्ट लिस्ट से, जिससे आपको ये पता लगा कि जो प्लान किया था वो एग्जीक्यूट हो पाया या नहीं। अब आपको दोनों में क्या डेविएशंस हैं उनको फाइंड करना है। बेसिकली कंट्रोलिंग में यही आता है, प्लान्ड वे से आपके जो रियल वे है उनमें क्या फर्क आया है। मतलब कि दोनों लिस्ट की आपको तुलना करनी है। अब हम एक और अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे आपकी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्लान किया था कि 2000 प्रोडक्शन करना है सॉफ्ट टॉयज का और 400 प्लास्टिक बार्बी डॉल का प्रोडक्शन करना है और 100 हार्ड टॉयज को बनाना है। ये प्लान वे था। लेकिन एंड में जब उस ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि 1500 सॉफ्ट टॉयज, 450 आपके प्लास्टिक बार्बी डॉल, 150 हार्ड टॉयज का प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, तो हमने क्या देखा बेटा? यहाँ पर हमने ये देखा कि प्लान तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था 2000, 400 एंड 100 का, लेकिन जो एग्जीक्यूशन के बाद फाइनली जो रिजल्ट आया वो कुछ और आया। बच्चों, तो हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि जो आपके बने हुए गोल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्लानिंग है, उनको जब सामने रखा जाता है तो एग्जैक्टली में जो रिजल्ट आता है, जो एग्जीक्यूशन होता है, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो डेविएशन होते हैं वो फाइंड करना होता है। यहाँ पर डेविएशन का मतलब होता है जो भी कमियां हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, उनको फाइंड करना है। फाइंड करने तक केवल काम नहीं चलता है बेटा। फाइंड करने के बाद मतलब जो कमियां पता चलती हैं, जो डिफरेंसेस पता चलते हैं, उनको करेक्ट भी करना होता है, क्योंकि प्लान कुछ और किया था, रिजल्ट कुछ और आया। तो जो डिफरेंसेस आए, जो डेविएशंस आए, उनको क्या करना है? करेक्ट करना है, क्योंकि गोल को अचीव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी मैनेजमेंट को। बेटा, एक्चुअली में कंट्रोलिंग या नियंत्रण है तो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन दोबारा से मैनेजमेंट साइकिल को प्लानिंग फंक्शन पर लेकर जाता है। ये हर मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह कंट्रोलिंग पर विशेष रूप से ध्यान दें। बच्चों, डेविएशन या कमियों का पता लगाकर इसमें करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से और समझने की बेटा कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए वीवो कंपनी, जो कि मोबाइल कंपनी है, इस कंपनी ने एक टारगेट, एक एम डिसाइड किया था कि बाय द एंड ऑफ मंथ कंपनी को 1 लाख मोबाइल फोन की सेल करनी है। जब मंथ एंड आया तो वीवो के जो सेल्स मैनेजर थे, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि उनके तो सिर्फ 70,000 ही मोबाइल फोन सेल हुए हैं। तो बच्चों, उन्होंने यहाँ क्या किया? उन्होंने यहाँ कंपेयर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स या फिर प्लान्ड परफॉर्मेंस से। यहाँ पर उनका स्टैंडर्ड था 1 लाख मोबाइल सेल करने का। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअल में जो सेल हुई वो 70,000 की हुई, 70,000 की हुई। सो यहाँ पर डेविएशन या अंतर या कमी कितने की आई बच्चों? 30,000, 30,000 की। बेटा, ये कंपनी यहाँ पर अपना एम, जो टारगेट था 1 लाख मोबाइल सेल करने का, वह अचीव नहीं कर पाई। अब बच्चों, इस कंपनी ने ये पता लगाया कि ये डेविएशंस
30,000 का जो आया है वो क्यों आया है, इसकी वजह क्या है? क्या कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट अच्छे से नहीं किया था जिसकी वजह से कस्टमर को मोबाइल फोन के बारे में बेटा पता ही नहीं चला, या फिर प्रोडक्ट का जो प्राइस कंपनी की तरफ से सही सेट नहीं किया गया जिस वजह से कस्टमर ने मोबाइल खरीदे ही नहीं? बच्चों, इस तरह हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग या नियंत्रण एक प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस की तुलना किससे की जाती है? प्लान्ड परफॉर्मेंस से या स्टैंडर्ड से, और तुलना या कंपैरिजन के समय जो भी डेविएशंस या कमियां पाई जाती हैं उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं या फिर सुधार किए जाते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं नियंत्रण की प्रकृति या फिर विशेषताएं। जैसे सतत प्रक्रिया। नियंत्रण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नियंत्रण प्रबंधन के सभी स्तर पर लागू होता है, चाहे वो कोई भी स्तर हो। व्यापक क्षेत्र। संस्था का कोई भी कार्य नियंत्रण की परिधि के बाहर नहीं होता है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। बच्चों, नेक्स्ट विशेषता है योजनाओं का निर्धारण। नियंत्रण के लिए पूर्व निर्धारित योजनाएं, प्रमाप, निर्देशन तथा नियम अनिवार्य होते हैं। अगला पॉइंट है वर्तमान एवं भविष्य का नियंत्रण। भूतकाल का बेटा नियंत्रण हो ही नहीं सकता है, नियंत्रण केवल वर्तमान एवं भविष्य के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तियों से संबंधित। मुख्यतः यह व्यक्तियों से संबंधित क्रिया है क्योंकि वस्तुओं में तथा क्रियाओं में जो भी चेंजेस आते हैं या फिर उनसे संबंधित जो भी विचलन होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नियंत्रण प्रक्रिया के बारे में। नियंत्रण प्रक्रिया के निम्न चरण या सोपान है। पहला, प्रमापों का निर्धारण। दूसरा, वास्तविक प्रगति का मापन। तीसरा, वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना। चौथा, विचलनों का विश्लेषण। और पांचवा, सुधारात्मक कार्रवाई करना। बच्चों, अब हम नियंत्रण प्रक्रिया का पहला पॉइंट प्रमापों का निर्धारण पढ़ेंगे। बेटा, हमेशा आप याद रखना कि जो प्रोसेस होती है, मतलब आपके सब्जेक्ट में प्रोसेस करके कोई भी टॉपिक दिया होता है उसे हमेशा एक सीक्वेंस में ही पढ़ा जाता है और समझा जाता है। पिछले उदाहरण को ही हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर कंपनी ने 1 लाख मोबाइल सेल करने का टारगेट लिया था, स्टैंडर्ड सेट किए थे। इस प्रोसेस में स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। ये स्टैंडर्ड बेटा 2 तरह के होते हैं, पहला क्वांटिटेटिव एवं दूसरा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। बच्चों, दूसरा पॉइंट है वास्तविक प्रगति का मापन। इस चरण में, इस प्रक्रिया में वास्तव में जो रिजल्ट आया है उसको देखा जाता है, उसका मापन किया जाता है। जैसे वास्तव में कितने मोबाइल सेल हुए थे? 70,000 मोबाइल यूनिट सेल हुए थे। तीसरा चरण है प्रक्रिया का वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना। बच्चों, इस स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपेयर स्टैंडर्ड से किया जाता है। जब इसी उदाहरण में हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड या प्लांट परफॉर्मेंस 1 लाख मोबाइल यूनिट का है एवं एक्चुअल परफॉर्मेंस है 70,000 मोबाइल का। यहाँ तुलना करने पर डेविएशन है 30,000 मोबाइल यूनिट का। बच्चों, हम पढ़ते हैं इसका चौथा पॉइंट, विचलनों का विश्लेषण। नियंत्रण की इस प्रक्रिया में विचलनों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि यदि प्रमाप प्राप्त हो चुके हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कि अगर टारगेट अचीव कर लिए गए हैं तो कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। यदि प्रमाप प्राप्त नहीं हो सका है तो उसके लिए अगली कार्यवाही करनी होगी। अब पता लग चुका है कि डेविएशन 30,000 का आया है तो एनालिसिस करना कि ये क्यों आया है। डेविएशन 2 तरह के होते हैं बेटा, पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, जिसको MBE भी कहा जाता है। पहला पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इसको की एरिया या इम्पोर्टेंट एरिया भी कहते हैं। इस एरिया को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए एकाएक अचानक से किसी मैनेजमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट का बढ़ जाना। सेकंड भाग था इसका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन।
मतलब चलेगा, अगर 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो गए या 5-10 रुपए का अंतर आया है तो वो चलेगा। जैसे वर्कर्स के रिफ्रेशमेंट के लिए 3,000 रुपए खर्च होंगे, ऐसा प्लान किया गया था। लेकिन बच्चों वास्तव में रिफ्रेशमेंट पर 3,010 रुपए खर्च हो गए। अब आप सोचकर बताओ बच्चों कि क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है या चलने वाला एरिया है। एक्चुअल में इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एरिया, जिसे MBE भी कहा जाता है। बेटा अब इसी पॉइंट में हम ये समझते हैं कि विचलन या डेविएशन के कई कारण हो सकते हैं। मतलब जो डिफरेंसेस आए उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे बेटा कर्मचारी की अकुशलता, आकस्मिक घटनाएं जैसे हड़ताल, तालाबंदी, माल की कमी, प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, बिजली आपूर्ति में बाधा, मशीन की टूट फूट या अनुमान गलत लगा लेना। अब हम पढ़ते हैं 5th पॉइंट, जिसका नाम है सुधारात्मक कार्यवाही। इसमें विचलन पाए जाने की दशा में जिस वजह से भी विचलन आता है उन कारणों का पता लगाया जाता है। फिर उसके लिए मशीनों की अगर खराबी है तो उनको सुधरवाया जाता है। कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण की अगर ज़रूरत महसूस होती है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और भी कई तरीके से डिफरेंसेस को ठीक किया जा सकता है। बेटा अब हम पढ़ते हैं नियंत्रण की तकनीकें या विधियां या फिर प्रणालियां। इन विधियों को मुख्यतः निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है नियंत्रण की परंपरागत या सामान्य प्रणालियां, दूसरा भाग है नियंत्रण की विशिष्ट प्रणालियां और तीसरा भाग है इसका नियंत्रण की आधुनिक प्रणालियां। बच्चों अब हम देखते हैं नियंत्रण की पहली तकनीक, जिसका नाम है नियंत्रण की परंपरागत या सामान्य प्रणालियां। जैसे अभिप्रेरण द्वारा नियंत्रण। बेटा किसी भी कंपनी में, किसी भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को, वर्कर्स को अभिप्रेरित करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे उनकी तारीफ करना, समय समय पर रिवॉर्ड देना, सैलरी बढ़ा देना, उनकी समस्याओं को आराम से सुनना, कार्य का वातावरण बहुत अच्छा रखना। इसके अलावा साफ पानी, रोशनी आदि की व्यवस्था किसी भी संस्था में की जानी चाहिए। आप वर्कर्स को डराकर नहीं बल्कि उन्हें इस बात का अनुभव कराकर ही प्रॉपर रिजल्ट पा पाएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन या ये कंपनी उनके परिवार जैसा ही है। इसका सेकंड पॉइंट है अवलोकन द्वारा नियंत्रण। कार्यरत कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क कर उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इस विधि को प्राय पुलिस विभाग एवं सैन्य संगठनों द्वारा अपनाया जाता है। इसके अलावा इसमें और भी स्टेप्स आते हैं, जैसे अंकेक्षण द्वारा नियंत्रण, नीतियों द्वारा नियंत्रण, उदाहरण द्वारा नियंत्रण, अपवाद द्वारा नियंत्रण, तदर्थ निर्णयों द्वारा नियंत्रण, अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों द्वारा नियंत्रण, लिखित निर्देशों द्वारा नियंत्रण, स्थायी सीमा के निर्धारण द्वारा, अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वारा, जैसे लापरवाही बरतने पर कर्मचारी को दंडित भी किया जा सकता है आदि। बेटा अब हम देखते हैं नियंत्रण की विशिष्ट प्रणालियों के अंतर्गत बजट नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य प्रबंधकों को इसकी जानकारी प्रदान करना है कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं। बच्चों बजटरी कंट्रोल का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज का पूर्वानुमान लगाना। बच्चों चाहे आप एक मॉल खोलो, चाहे आप पाव भाजी का ठेला लगाओ, आपको बजट तो बेटा बनाना ही होगा। चाहे अपने अकाउंटेंट से आप बनवा लो, चाहे आप खुद ही बना लो, आपको बजट तो बनाना ही पड़ता है। बच्चों ये बजट कई प्रकार के होते हैं। फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट, ओवरहेड बजट आदि। बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। एक बिजनेस में कैपिटल लगती है, रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, फिर तैयार माल को बेचा जाता है, प्रोडक्ट का फिर विज्ञापन भी किया जाता है। बच्चों किसी बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में निम्न टॉपिक्स पर बजट बनाए जा सकते हैं, जैसे सेल्स बजट, कैश बजट, परचेज बजट, रॉ मटेरियल बजट आदि। बजटरी कंट्रोल का मतलब है जो बजट या प्रारूप हमने बनाया हम उसका यूज कंट्रोल करने के लिए करते हैं। किसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं बेटा? बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटीज को। बजट की शुरुआत बजट बनाने से होती है। इस बजट में वैल्यूज लिखी होती हैं
उन वैल्यूज को हम सामने रखते हैं, उसको बेंचमार्क करते हैं। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट बनाए जाते हैं। सेल्स बजट का मतलब है जिसमें टोटल सेल्स किस एरिया में कितनी होगी इसका एस्टिमेट किया जाता है। प्रोडक्शन बजट में इसका एस्टिमेट किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन करेंगे, इसका अंदाजा लगाया जाता है। कैश बजट में कितना कैश आएगा और कितना कैश ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा, मतलब कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और कितना ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट को खर्च करना होगा, इस बात को देखा जाता है। बच्चों, दूसरा पॉइंट है लागत नियंत्रण। लागत का मतलब होता है खर्ची। लागत नियंत्रण से आशय उत्पादन की लागत को कम से कम करने हेतु प्रयास करना होता है। बजट में मेंशन की गई कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए। बच्चों, अगला पॉइंट है किस्म नियंत्रण। यदि उत्पादित माल की किस्में या गुण पूर्व निर्धारित किस्म के अनुरूप नहीं होते हैं तो उसमें सुधार हेतु आवश्यक प्रयास किए जाते हैं। चौथा पॉइंट है सामग्री नियंत्रण। सामग्री का आशय कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल तथा सहायक माल से है। सामग्री नियंत्रण के माध्यम से कच्चे माल आदि की पूर्ति को आवश्यकता के अनुसार बनाए रखा जा सकता है। बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन नियंत्रण। इसके लिए निम्न दो पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला बिंदु है वस्तु को कब, कितना, किस विधि से उत्पादित किया जाएगा, और दूसरा पॉइंट है वास्तव में उत्पादन निर्धारित योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों, अब हम देखते हैं नियंत्रण का महत्व। इसका पहला पॉइंट है अनुशासन स्थापित करने में सहायक। नियंत्रण से बेईमानी, कामचोरी एवं लापरवाही को रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट है नियोजन तथा संगठन की परख। मशीन, सामग्री तथा कर्मचारियों में से जिसके भी कारण निर्धारित प्रमाप में अंतर आता है उसे सरलता से जाना जा सकता है। अगला महत्व है जोखिम से सुरक्षा। इस प्रकार नियंत्रण भावी अनिश्चितताओं और जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। बेटा, नियंत्रण का अन्य क्षेत्रों में भी महत्व है, जैसे नियंत्रण लागत में कमी करता है, नियंत्रण नेतृत्व को सफल बनाता है, नियंत्रण प्रबंध का अभिन्न अंग है, यह निर्णय लेने के लिए बहुत आवश्यक है। नियंत्रण एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी जरूरत एक मैनेजमेंट को हर स्टेज पर होती है। बेटा, नियंत्रण के बिना ये संभव ही नहीं है कि कमियों का पता चल सके। अगर कमियां ही पता नहीं चलेंगी तो उनमें सुधार कैसे किया जा सकता है। मशीन, सामग्री या कर्मचारी जिसके भी कारण गोल अचीव नहीं हो पाया है वहां सुधार करना। जैसे मशीनें अगर पुरानी हो गई हैं तो नई मशीनों की जरूरत है, या कच्ची सामग्री आसानी से नहीं प्राप्त हो रही है, माल जल्दी खराब हो रहा है, या कच्ची सामग्री का मूल्य एकदम से बढ़ गया है, या फिर बच्चों कभी कभी कुछ वर्कर्स कामचोरी करते हैं, मक्कारी करते हैं, कुछ कर्मचारी बेईमान होते हैं, कुछ कामचोर होते हैं, काम के टाइम पर धीरे धीरे काम करते हैं या काम ना करना पड़े तो बहाने बनाते हैं। तो ऐसी सभी स्थितियों से नियंत्रण के द्वारा ही बेटा बचा जा सकता है। बेटा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें अभिप्रेरणा। कर्मचारियों को अभिप्रेरित या मोटिवेट करके डेविएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड, मतलब जिस व्यवहार पर दोगे पुरस्कार वही व्यवहार दोहराएगा वह बार बार। आई होप बच्चों कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा जिसमें हमने नियंत्रण के बारे में पढ़ा। निरंतर अभ्यास करते रहिए।